स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं पदार्थों का अणुभार एवं तुल्यांकी भार कैसे निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम तुल्यांकी भार और अणुभार। ठीक है ना, कि अणुभार चूंकि हमारे भार का वीडियो आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार उसे देख सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल वीडियो है। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे आप अणुभार और तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। यदि आप 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट हैं और आप तुल्यांकी भार निकालना नहीं जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आपको वीडियोस पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, किसी तत्व के अणुभार और तुल्यांकी भार निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि तुल्यांकी भार होता क्या है। ठीक है, तुल्यांकी भार क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठी करेंगे, और अणुभार चूंकि हम बता चुके हैं इसलिए अणुभार को स्किप कर रहे हैं। और अणुभार जो है इसमें आप कंफर्म कर लेंगे कि अणुभार क्या होता है, कैसे होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, तुल्यांकी भार जो है इसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। ये इसकी जो डिफिनीशन होती है, किसी तत्व के परमाणु भार में उसकी संयोजकता से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो उस तत्व की तुल्यांकी भार कहलाती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए जो कोई भी तत्व होगा उसके परमाणु भार, यानी परमाणु भार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार वो संख्या होती है यानी कि अणुभार में। ठीक है ना, उसकी संयोजकता से, परमाणु भार के योग में अगर उसकी संयोजकता से भाग दे देते हैं तो हमें तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं डिफिनीशन को। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं कि कैसे करेंगे हम तुल्यांकी भार, कैसे निकालेंगे और अणुभार और तुल्यांकी भार। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें तो इस डिफिनीशन का कहनाम ये है, ये कह रहा है कि जो तुल्यांकी भार होता है यानी कि तुल्यांकी जो भार होता है वो बराबर होता है किसके, किसी भी यौगिक के अणुभार में दिए गए संयोजकता के भागा से। ठीक है ना, जगता अर्थात हमें ये प्राप्त हुआ कि तुल्यांकी भार इज इक्वल यौगिक के अणुभार बटा संयोजकता। ठीक है, यौगिक के अणुभार में यदि हम संयोजकता से भाग देते हैं तो हमारा तुल्यांकी भार निकल जाता है। तो चलिए हम निकाल कर दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है NaOH की अणुभार एवं तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। NaOH में क्या करना है, हमें अणुभार और तुल्यांकी भार की गणना करनी है। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, ठीक है, जैसी ऐसी अगर कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी यौगिक हो और उनके अणुभार तुल्यांकी भार निकालने की बात करें तो मैं इसमें बेसिक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और छोटे लेवल से मैं हाई लेवल तक पहुँच रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो 9th क्लास के और 10th क्लास के लड़के हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अणुभार की या तुल्यांकी भार की अगर बात करें तो इसमें अणुभार निकालना जरूरी है। ठीक है, अणुभार पता होना चाहिए, और अणुभार पता करना है तो उसमें हमें परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, और परमाणु भार अगर पता करना है तो हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें तो जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट होते हैं 9 40 तो आप 20 जरूर याद कर लीजिए, और सीरियल नंबर के साथ साथ, कि जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तब तक आप तुल्यांकी भार और अणुभार नहीं निकल पाएंगे, और आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। तो आपको याद होने चाहिए 20। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, और उनके एटॉमिक वेट भी बताएंगे और एटॉमिक नंबर्स भी बताएंगे। एटॉमिक नंबर से ही एटॉमिक वेट बन सकता है, आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले से ही लिख रखा हूँ, कुछ एलिमेंट लिख रखा हूँ, शायद 20 ही हैं। तो इनमें से जो भी परमाणु क्रमांक होते हैं ना, परमाणु क्रमांक से ही परमाणु भार बन सकता है। तो एक अगर परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का, तो एक ही इसका परमाणु भार ही होता है, और इसमें जो हीलियम का होता है इसका दूना हो जाता है, 2 का दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिथियम का ऐसे ही दूना हो जाता है, 3 का दूना होगा 6। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके कारण इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 7 हो जाता है। ठीक है, 4 4 8 होता है, लेकिन इसमें 9 जोड़ दिया जाता है, 1 या 1.5 बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन में
डेढ़ बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से 17 दूना क्या होता है 34, और 34 में ये डेढ़ जोड़ दिया जाता है 35.5, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका दूना कर देने पर उसका परमाणु भार निकल जाता है, ठीक है। तो परमाणु भार निकालना बहुत ही हम लोग के लिए आसान है, और परमाणु भार बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक परमाणु भार नहीं पता रहेगा तब तक अनुभार नहीं निकल पाएगा, जब तक अनुभार नहीं पता रहेगा तब तक हमारा तुल्यांकी भार नहीं निकल पाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कैसे निकालेंगे अनुभार, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में, ठीक है। किसी भी तत्व के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद रहेंगे तो हमारा क्या होगा, तो अणु भार निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुल्यांकी भार निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल में हम अणुभार देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये NaOH जो यौगिक है, इसमें NaO और H यानी कि सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 तत्व मिल करके इस यौगिक को बनाए हैं, ठीक है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक का दूना परमाणु भार कहलाता है। इसका परमाणु भार लिखना होगा हमें। तो Na का परमाणु भार कितना होता है, Na का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 11, लेकिन 11 का दूना करेंगे तो हमारा परमाणु भार निकलता है। तो किसी किसी केस में निकलता है, Na के जो केस है इसमें नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और, ठीक है। तो Na का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, उसका दूना 22, और 22 में एक जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। तो Na का जो परमाणु भार निकला 23 निकला, ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं। और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, इसका दूना करेंगे 16। और हाइड्रोजन का तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन तीनों तत्वों के परमाणु भार निकाल लिए। अब परमाणु भार के बाद से हमें अणुभार जब निकालना होता है, अणुभार, तो अणुभार निकालते समय क्या करते हैं, अणुभार निकालेंगे तो अणुभार निकालते समय इन सभी तत्वों को जोड़ देते हैं इनकी संख्या के अनुसार। तो Na की संख्या कितनी है, एक ही है, ठीक है। तो Na की जगह पे हम 23 लिख देंगे, प्लस बीच में प्लस लिख देंगे। और ऑक्सीजन का अणुभार कितना है 16, तो 16 लिख देते हैं, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, एक है, तो एक लिख देंगे, ठीक है। इसका अणुभार निकल जाएगा अब इसे जोड़ देने पर। तो देखिए यहाँ पे 23 और 1 24 हो जाएगा, 24 प्लस 16, और 24 और 16 जोड़ेंगे 6 4 के 10, 2 1 3 और 4, यानी कि 40 इसका जो होगा अणुभार निकल जाएगा, ठीक है। अणुभार हम निकाल लिया आसानी से, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया एक सूत्र, तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ की अणुभार बटा संयोजकता। ये सूत्र होता है तुल्यांकी भार का, क्योंकि अणुभार में संयोजकता से अगर डिवाइड करने पर हमें प्राप्त संख्या तुल्यांकी भार कहलाती है। तो तुल्यांकी भार बराबर होगा पदार्थ के अणुभार बटा संयोजकता। तो बताइए यहाँ पे पदार्थ का अणुभार कितना है, ये जो NaOH है इसका अणुभार हमने निकाला तो 40 निकला, तो ऊपर 40 लिख देंगे, बटा। अब रही बात संयोजकता की, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए NaOH जिस आयनों से जिस पर जितना ऋणावेश धनावेश होता है, ऋणावेश धनावेश की संख्या को हम संयोजकता कहेंगे। तो ये बनता है NaOH जो है, तो Na प्लस बनाता है और OH क्या बनाता है, माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो इसकी संयोजकता कितनी, एक, ठीक है। तो 1 से 40 में 1 से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। तो कोई भी पूछेगा कि NaOH की संयोजकता, NaOH की अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होते हैं, तो अणुभार भी 40 होता है और तुल्यांकी भार भी 40 होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से सभी कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी यौगिक आपको मिलेंगे, आप इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए और भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। इसी तरह से दोस्तों अगला एग्जाम्पल है हमारा H2SO4 का अणुभार एवं तुल्यांकी भार बताइए। H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसका अणुभार और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए H2SO4 में, H2SO4 जो कंपाउंड है इसमें बनाए गए तत्व कौन कौन से हैं, इसको बनाए जाने वाले, H है हाइड्रोजन, S है सल्फर और है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे संख्याएं भी हैं, ठीक है ना, इनकी संख्याएं भी दी गई हैं। H कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। चलिए सबसे पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए परमाणु क्रमांक अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार पता होना चाहिए, और परमाणु भार निकालने के लिए परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं।
और सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है, और इसका जो परमाणु भार होता है इसका दूना 32, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 8 परमाणु क्रमांक, ठीक है, और परमाणु भार जब निकालेंगे तो 8 का दूना 16, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये निकल गया। अब इसका अणुभार अगर निकालेंगे तो इन सभी का योग कर देंगे इनकी संख्या के अनुसार, ठीक है ना। तो अणुभार निकालेंगे तो H की संख्या कितनी है, 2 है, और H का परमाणु भार कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, और इनकी संख्या चूंकि 2 है तो गुणा में 2, प्लस सल्फर का परमाणु भार कितना है, 32, सल्फर का परमाणु भार 32, और इसकी संख्या क्या है, 1 है, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस O4 ऑक्सीजन का कितना है, परमाणु भार 16, परमाणु भार 16 निकला है, और इसकी संख्या कितनी है, 4, तो इंटू में 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा अणुभार निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2 बचेगा, 2 होगा 32 प्लस 16 चौके 64, ये 34 हो जाएगा, प्लस 64, ये 32 2 34 हो जाएगा, 4 4 ये 8 और 6 3 9, यानी कि 98 होगा H2SO4 का अणुभार, ठीक है। अणुभार निकल गया। अब इसके तुल्यांकी भार निकालेंगे, ठीक है। इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल अणुभार, यानी कि अणुभार कितना है इसका, 98, पदार्थ का अणुभार H2SO4 का अणुभार कितना है, 98 बट्टा संयोजकता। अब H2SO4 की संयोजकता की अगर हम बात करें तो H2SO4 को कैसे लिखते हैं हम, इस पे कितने धनावेश और कितने ऋणावेश रहते हैं, इसकी संख्या कैसे निकालेंगे। इसमें क्या होता है, ये जब इसको तोड़ते हैं तो H पर एक प्लस रहता है, H प्लस और प्लस SO4 दो माइनस, 2 ऋणावेश होता है इसमें और एक धनावेश, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 धनावेश और 2 ऋणावेश होंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि धनावेश और ऋणावेशों की संख्या 2 है, तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, और यही इसकी संयोजकता होगी। तो संयोजकता से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 चौके 8 2 9 18 49 मिलेगा, और ये हमारा होगा तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और भी 1-2 एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा HNO3 का अणुभार एवं तुल्यांकी भार निकालो, ठीक है। तो HNO3 का तुल्यांकी भार और अणुभार निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस HNO3 को बनाए गए सभी तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कौन कौन तत्व बनाए हैं, H और N और O, यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाए हैं HNO3, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को दोनों क्या होते हैं, 1। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका दूना करेंगे 14, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका दूना करेंगे तो 16, ठीक है। ये हमारा निकल गया इन तत्वों के परमाणु भार, ठीक है। इसके बाद से हम अणुभार निकालते समय क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अणुभार बराबर जब निकालते हैं तो देखिए इसकी संख्या के अनुसार जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो एक इसका अणुभार परमाणु भार भी है, तो परमाणु भार लिख दिए, प्लस यन का परमाणु भार 14 है और इसकी संख्या 1 ही है, तो 1 बार लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है, तो 16 लिख दिया, और इसकी संख्या 1 बार नहीं है बल्कि 3 बार है, तो गुणा में 3, ठीक है। इस तरह से 14 1 15 हो जाएगा, 14 और में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 दूना 32 16 48 हो जाएगा हमारा, और 48 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 63 जो होता है इसका अणुभार निकल जाएगा, ठीक है। इसका निकलेगा HNO3 का अणुभार निकल गया। तो जब अणुभार निकल गया तो हम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटा संयोजकता। पदार्थ का अणुभार कितना निकला है, 63, तो 63 लिख देंगे बटा, अब इसकी संयोजकता की बात करें तो HNO3 को अगर तोड़ते हैं हम तो ये टूटता है H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। इन दोनों में संख्या 1 होती है इन दोनों की, तो 1 से डिवाइड कर देते हैं, यही इसकी संयोजकता होती है, तो 1 से डिवाइड कर देते हैं। 1 से डिवाइड करने पर हमें 63 में 1 से डिवाइड, किसी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 63 क्या होगा, HNO3 का अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों 63 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 63 को
आप परमाणु भार और अणुभार कहेंगे, सॉरी तुल्यांकी भार और अणुभार कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला एग्जांपल दिया CaCO3 का अणुभार एवं तुल्यांकी भार बताओ। तो CaCO3 में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन कंपाउंड है। Ca है, कार्बन है यानी कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका हम परमाणु भार निकालेंगे तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 20 होता है, 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, तो इसका जो परमाणु भार निकालेंगे तो 20 का दूना यानी 40 हो जाएगा। और कार्बन का जो होता है 6 होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार निकालते हैं तो इसका दूना 6 का दूना 12। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है और इसका परमाणु भार 16। ठीक है, इस तरह से हमारा परमाणु भार निकल गया। अब हम अणुभार निकालते समय क्या करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप ये आसानी से इसे कर लेंगे। अणुभार निकालते समय क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं संख्या के अनुसार, इनकी संख्या के अनुसार। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम 40 है तो कैल्शियम 40, कैल्शियम की जगह पे इसकी संख्या चूंकि 1 है तो 1 ही बार 40 लिखेंगे। और प्लस कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन 1 ही है और इसकी जो परमाणु भार है 12 है तो 12 लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो 3 से गुणा करा देंगे इसके परमाणु भार में, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और इसमें किसी गुणा करा देंगे, 3 से करा देंगे क्योंकि इसकी संख्या 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा अणुभार निकलेगा। 40 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 40 10 50 तो 52 हो जाएगा। प्लस 16 में 3 का गुणा कराएंगे तो 16 3 48। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 2 10, 5 4 9 1 10। ठीक है, ये हमारा 100 प्राप्त होगा और 100 जो होगा इसका अणुभार होगा। अब अणुभार निकल गया तो तुल्यांकी भार निकालेंगे। जब तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार तो हम जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटा संयोजकता। तो अणुभार इसका कितना 100 है और इसकी संयोजकता, इसकी फिर संयोजकता की अगर बात करें तो CaCO3 की संयोजकता जो होगी कैसे होगी, इसको तोड़ेंगे अगर तो Ca2+। ठीक है, CO3 2 माइनस में टूटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टूटता है तो यहाँ पे 2 धनावेश 2 ऋणावेश, 2 ऋण 2 धन है, तो इसकी संख्या कितनी है, संयोजकता कितनी है 2 है। ठीक है, तो इस 2 से डिवाइड करेंगे 100 में तो हमें मिलेगा 50 और ये जो 50 होगा ना ये हमारा क्या होगा, CaCO3 का तुल्यांकी भार होगा और जो 100 होगा ये इसका अणुभार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट होकर के और आपके लिए अच्छा से वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों एक बात हम बता दें तो ये तो रहा नॉर्मल सभी पदार्थों का, कुछ पदार्थों का कैसे निकाल सकते हैं, इसके आधार पे हम इस सभी को कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा ठीक है, इस तुल्यांकी भार के कुछ प्रकार भी होते हैं जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार। तो इन सभी को आप यदि चाहते हैं कि इन सभी को भी बताएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।